नमस्कार साथियों, आज है दिनांक 13 जून 2026 और आज के दिन ही हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करवाया गया था एचपी टेट आर्ट्स जून 2026 का एग्ज़ाम, जिसकी मैं साइकोलॉजी की एक्यूरेट आंसर की आपके बीच लेके आ चुका हूँ। इसका पहला क्वेश्चन था कि व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोजेक्टिव तकनीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो जो प्रोजेक्टिव तकनीक है वो क्या होती है? तो इस तकनीक में व्यक्ति के सामने अस्पष्ट या फिर बिना किसी निश्चित आकार वाली वस्तुएं रखी जाती है, जैसे कि स्याही के धब्बे। इन्हें देखकर जो प्रतिक्रिया देता है उसे अनकॉन्शियस माइंड में या अचेतन मन में छिपे हुए व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट में। साथियों, इसे जो ये रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट है वो हरमन रोशार्क के द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें स्याही के 10 धब्बों वाले कार्ड दिखाए जाते हैं। और ये कैसी तकनीक है? एक प्रोजेक्टिव तकनीक है, क्योंकि आपका बीडीएस हो गया, बीडीआई हो गया। बीडीआई होता है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। यह एक अवसाद की तरह स्तर को मापने वाला एक स्व रिपोर्ट प्रश्नावली है। ये भी नहीं हो सकता। आपका मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एमएमपीआई, यह व्यक्तित्व को मापने की एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। उसी प्रकार आपका विक 5 पर्सनैलिटी टेस्ट, ये व्यक्ति के 5 मुख्य गुणों को जो है मापने का एक टेस्ट है। तो जो प्रोजेक्टिव तकनीक है वो रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझता है। देखिए, मनोविज्ञान में जो व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा को अच्छी तरह समझता है वो उसको क्या कहते हैं? तो देखो, सभी व्यक्ति एक तरह से सीखते हैं और व्यवहार करते हैं, ये भी नहीं होगा। देखो, मनोविज्ञान में जो व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह सीखता है, मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक और भावनात्मक विशेषताओं से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो व्यक्तियों के बीच अंतर केवल पर्यावरण कारणों के कारण नहीं, ये भी नहीं आ सकता। भाई, व्यक्ति बुद्धि, व्यक्तित्व और रुचियों जैसी विशेषताओं में भिन्न होते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि मनोविज्ञान में जो व्यक्तिगत अंतर आता है वो किसके कारण आता है? क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि अलग है, आपका जो क्या है, आपका जो व्यक्तित्व सबका अलग होता है, आपकी रुचियां सबकी अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखो, सभी व्यक्ति एक समान तरीके से नहीं सीखते, न ही उनका व्यवहार समान होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत था। दूसरा है कि क्योंकि व्यक्तिगत जो अंतर है वो केवल पर्यावरण कारकों में नहीं होते, आनुवंशिकता में जो है अंतर हो सकते हैं। पर्यावरण की दोनों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये मैं मानता हूँ। सभी मनुष्यों में मनोवैज्ञानिक जो लक्षण हैं वो समान नहीं होते, इनमें भी विविधता या अंतर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमें बिल्कुल सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने कई बार पढ़ा था कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। देखिए, द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वाज प्रपोन्ड बाय, देखिए ये तो दी थी भाई सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वो थ्योरी दी थी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक की थ्योरी। कई बार मैंने बोली थी। अब कुछ बच्चे बोल रहे कि साइकोलॉजी भी टफ आई थी। भाई, क्या टफ आई थी? समझ के करनी थी यार, पढ़ाई हुई थी, और अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते तो डेफिनेटली यहाँ भी आपका सही हो जाता। मैंने बोला था, कितने बार बोला था, ईड, ईगो और सुपर ईगो। व्यक्तित्व के 3 मुख्य घटक होते हैं फ्रॉइड के अनुसार, ठीक है। स्किनर के बारे में कई बार बोला था। स्किनर की जो है वो बीएफ स्किनर जो है वो एक बिहेवियरिज्म के लिए फेमस है, और इनके द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी गई थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में कई बार बोला था। कार्ल रोजर्स के बारे में बोला था, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावादी मनोविज्ञान, और आत्मा सिद्धांत जो सेल्फ थ्योरी है, आत्मा सिद्धांत जो विकसित किया था वो कार्ल रोजर ने किया था। अल्बर्ट बंडूरा, आपका बोबोडॉल जो एक्सपेरिमेंट है, कई बार बोला था, इनके द्वारा सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई थी। तो ये तमाम बातें की थी भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस प्रकार की स्मृति में जीवन संबंधी विवरण और व्यक्तिगत जीवन के अनुभव शामिल होते हैं। तो किस प्रकार की स्मृति में जीवन संबंधी विवरण और व्यक्तिगत जीवन के जो अनुभव है वो शामिल होते हैं? तो वो है आपका एपिसोडिक मेमोरी। देखिए, जो आपकी घटना पर एक स्मृति होती है, एपिसोडिक मेमोरी होती है, मैंने इसके बारे में पढ़ाया था, भूल गए होंगे शायद। तो ये दीर्घकालिक स्मृति का एक प्रकार है, मैंने बोला था ये आपको, जो विशिष्ट घटनाओं, स्थितियों और अनुभवों को याद रखने से संबंधित है। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जितनी भी यादें इसमें शामिल होती है, जैसे कि आपका पहला स्कूल का दिन कैसा था, आपकी जन्मदिन की पार्टी कैसी थी, इसमें कोई पुरानी यात्रा आपकी है, क्या, कहाँ और कब, कैसे जानकारी जो है वो जानकारी इसमें शामिल होती है एपिसोडिक मेमोरी में। अच्छा, हमने बात करी थी सीमेंटिक मेमोरी, जहाँ पे
मतलब सीमेंटिंग मेमोरी वो मेमोरी होती है जो व्यक्तिगत अनुभव से स्वतंत्र होती है। जैसे कि पेरिस की राजधानी जो है वो फ्रांस जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना। तो जहाँ पे हमें सामान्य तथ्यों और शब्दों या अर्थों की आधार पर ज्ञान है उसको बोलते हैं आर्थिक स्मृति। फिर है आपका आपका प्रक्रियात्मक स्मृति। यह कौशल और कार्य को करने के तरीके की स्मृति है, जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग करना। ठीक है, ये बहुत आसान है। तो इसका जो आंसर था वो था आपका घटना परक। आपका जो चौथे का आंसर था वो था सी। और ये आपने आगे वाले जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ के लिए भी याद रखना, ये दीर्घकालीन स्मृति का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के अनुसार व्यक्तिवाद और विनिमय चरण नैतिक विकास के किस स्तर से संबंधित है। देखिए, जो कोलबर्ग है उनके अनुसार व्यक्तित्व और जो विनिमय है वो विकास के किस स्तर से संबंधित है, तो वो है आपका आपका जो लॉरेंस कोलबर्ग है, उन्होंने जो नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तरों को विभाजित किया था। पहला जो स्तर था इनका उसमें था आपका क्या, तो वो था आपका जो इनका जो पहला स्तर था उसका नाम था आपका पूर्व पारंपरिक स्तर। जो पूर्व पारंपरिक स्तर था इनका, इसमें जो है वो दंड से बचने के नियमों का पालन करना दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे ये बोला था कि आपका जो व्यक्तित्व है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाद और विनिमय और चरण के नैतिक विकास किस स्तर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर मुझे जो यहाँ पे लग रहा है वो पूर्व पारंपरिक स्तर है। क्योंकि आपका इसके अलावा पारंपरिक स्तर आपका इससे नंबर 2 का कन्वेंशनल नंबर 2 की स्टेज है, और आपका नंबर 3 है आपका उत्तर पारंपरिक। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होना था। तो व्यक्तित्व और जो विनिमय है, आपका जो व्यक्तित्व और विनिमय जो है वो आपका आपका जो है वो क्या है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के पहले स्तर का दूसरा चरण है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तित्व और विनिमय आपका कोलबर्ग का जो पूर्व पूर्व पारंपरिक स्तर है, पहला स्तर है कोलबर्ग का, उसकी नैतिक विकास का कौन सा चरण है, तो चरण पूर्व पहले स्तर का चरण 2 है आपका व्यक्तित्व और व्यक्तिवाद और विनिमय। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया एक सीखने की अक्षमता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कौशल से प्रभावित करती है। देखिए, जो डिस्ग्राफिया है वो आपकी एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो मुख्य रूप से व्यक्ति के लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। लेखन और लिखावट को जो है वो आपका जो परेशान करेगी। जब व्यक्ति लेखन क्षमता को प्रभावित होगी, इससे जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने विचारों को शब्दों में पिरोने और उन्हें सही तरीके से लिख नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अच्छा, पढ़ने की समझ, जो आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन में जिसको पढ़ने से संबंधित जिसको दिक्कत होगी उसको बोलेंगे डिसलेक्सिया। क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। ठीक है, उसी प्रकार आपका डिस्ग्राफिया तो वही, मतलब कि ग्राफ बोले तो लिखना, आप समझ गए होंगे यहाँ पे। उसी प्रकार आपका गणितीय तर्क जिसको होगा उसको बोलेंगे आपका डिसकैलिकुलिया। देखो, कैलकुलेटर में गणित करते हैं तो डिसकैलिकुलिया। और अगर भाषण और भाषण का विकास हो तो उसको बोलेंगे अल्फेसिया। ठीक है, भाषा और संचार से संबंधित अगर आपको दिक्कत हो तो उसको अफेजिया बोलेंगे। सॉरी, क्या बोलेंगे? अफेजिया। तो अफेजिया आपको याद रखना है, डिसकैलिकुलिया याद रखना है। जब आपको गणितीय विकार है तो डिसकैलिकुलिया, भाषण और भाषा का विकास से दिक्कत है तो अफेजिया। और अगर आपको कोई पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है तो है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, और अगर आपको गणितीय तर्क है तो आप उसको क्या बोलेंगे? डिसकैलिकुलिया। ठीक है, तमाम साथियों को याद रखना है। और अगर आपको जो है लिखने में दिक्कत आ रही है तो वो उसको बोलेंगे आपका डिस्ग्राफिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत अवलोकन के माध्यम से सीखने की वकालत करता है। देखिए, कौन सा शिक्षण सिद्धांत है जो अवलोकन के माध्यम से आपका क्या है, आपको सीखने की वकालत करता है, तो है आपका सामाजिक शिक्षण सिद्धांत जिसको बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी? सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। तो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इसको दिया था अल्बर्ट बंडूरा। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने प्रतिपादित किया। मुख्य रूप से इस बात पे बंडूरा साहब जोर देते थे कि लोग दूसरों के व्यवहार से ऑब्जर्वेशन करके, अनुकरण होता है इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन होता है अवलोकन या मॉडलिंग के माध्यम से सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही था। तो सामाजिक शिक्षण अधिगम में बंडूरा साहब ने बोला था कि जो लोग हैं वो अवलोकन के माध्यम से जो है वो सीखते हैं। अवलोकन के माध्यम से हो सकता है कल के लिए अनुकरण के माध्यम से सीखने की वकालत करता है या फिर मॉडलिंग के माध्यम से करता है। तो ये दिया था आपका अल्बर्ट बंडूरा।
रचनावादी सिद्धांत जो है वो इस बात पे जोर देता है कि जो भी शिक्षार्थी है वो अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्माण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये रचनावादी लोग कहते हैं। व्यवहारवादी का मानना होता है कि लोग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध के रूप में देखते हैं, जो मुख्य रूप से पुरस्कार और दंड पर आधारित होती है। पियाजे का जो थ्योरी है इसमें बोला था जो बच्चे हैं वो सोचने समझने और जानकारी संसाधित करने की प्रक्रिया के विकास पर केंद्रित होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉइड के अनुसार अचेतन को सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो सिगमंड फ्रॉइड को किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो फ्रॉइड के अनुसार जो है यहाँ पे कैसे यहाँ पे वर्णित किया जा सकता है अचेतन मन को। देखिए तार्किक और सचेत भंडार के द्वारा, देखिए ये तो नहीं हो सकता। देखो तार्किक और जो सचेत विचार है वो चेतन मन का हिस्सा होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, नींद के दौरान जागरूकता की स्थिति भी अचेतन मन को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर पाएगी। आपका अल्पकालिक यादों को संग्रहित करने का भंडार, ये जो है वो एक स्मृति प्रणाली का हिस्सा, ये अचेतन मन का मूल आधार नहीं है। पशु प्रवृत्ति की दमित यादों का भंडार, देखिए क्या ये क्वेश्चन सही है। देखिए जो आपका अचेतन मन है, आपका जो अचेतन मन है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे मन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, अनकॉन्शियस माइंड। साथियों ये मन का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो मन का वो छुपा हुआ भाग होता है जो हमारी अधीन इच्छाओं, हमारी जो पाशविक जो प्रवृत्तियां हैं उनको, और जो हमारी जो यौन या आक्रामक इच्छाएं हैं उनको दर्दनाक या दमित यादें इसके अंदर होती है, जिन्हें समाज में हमारा सचेत मन स्वीकार नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रॉइड के अनुसार जो अचेतन मन में जो बुनियादी या जैविक आवेग या जो हमारी आक्रामक जो कामुक ऊर्जाएं होती है वो इसमें आनंद के सिद्धांत पर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो मानसिक आयु शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था मेंटल एज का, तो वो किया था अल्फ्रेड बिने। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन। तो इन्होंने जो है बुद्धि परीक्षणों में सबसे पहले इसका प्रयोग 1908 के आसपास किया था। 9 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर डिटेल से दीजिए। माफ़ी चाहूँगा आप तमाम साथियों से। रॉबर्ट ग्लेसर के मूल शिक्षण मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का घटक नहीं है। देखिए आपका जो रॉबर्ट ग्लेसर है उन्होंने 1962 में जो मूल शिक्षण मॉडल दिया था, बेसिक टीचिंग मॉडल जो प्रस्तुत किया था, उसमें इसने जो है वो क्या बोला था, इसने जो है वो 4 घटक दिए थे, जिसमें इसने जो है वो जो पहला चरण है वो बोला था अनुदेशात्मक उद्देश्य, जो कि यहाँ पे तो इसने बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का घटक नहीं है। तो देखो अनुदेशात्मक उद्देश्य है, ये पहला चरण था आपका रॉबर्ट ग्लेसर के मूल शिक्षण मॉडल का। आपका प्रवेश व्यवहार छात्र के पूर्व ज्ञान क्षमताओं कौशल का आकलन इसमें किया जाता है। ये भी जो है यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कैसे शिक्षण की शुरुआत करनी है। अनुदेशात्मक प्रक्रियाएं, एक था अनुदेशात्मक उद्देश्य और अनुदेशात्मक प्रक्रियाएं, ये तीनों ही चरण आपके जो है वो क्या है इसके थे। तो चौथा था निष्पादन मूल्यांकन। लेकिन आपका जो टीम शिक्षण है ये कोई भी आपका रॉबर्ट ग्लेसर ने जो ये आपका बेसिक टीचिंग मॉडल दिया था इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपको कल के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी याद रखना है कि जो बेसिक टीचिंग आपका मॉडल है, जो आपका मूल शिक्षण मॉडल है, वो किसने दिया था? रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था, 1962 में दिया था, जिसके मुख्य रूप से 4 घटक थे। अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रवेश व्यवहार जिसको एंट्री बिहेवियर बोलते हैं, अनुदेशात्मक प्रक्रियाएं, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स और निष्पादन मूल्यांकन। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहज जीवन शक्ति जो ईड को सक्रिय करती है उसे क्या कहा जाता है? जो ईड को सक्रिय करेगी आपका, वैसे तो ये सिगमंड फ्रॉइड का जो मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत है उसी से दिया हुआ है। अब ईड को सक्रिय जो करेगी वो
क्या कर सकती है भाई? जीवन वृत्ति ही कर सकती है। जीवन वृत्ति का मतलब है यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जो जीवन को बनाए रखने, जीवन को जीवित रखने, प्रजनन और रचनात्मक कार्यों से जुड़ी होती है। ये ईड की इच्छाओं को सक्रिय करती है ताकि जो व्यक्ति है उसकी जो मूलभूत जैविक आवश्यकताएं, जो उसकी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो सके। मृत्यु वृत्ति यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको याद रखना है कि ये एक विनाशकारी प्रकृति है। काम इच्छा, लिबिडो भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, जो है वो जीवन वृत्ति द्वारा संचालित ऊर्जा का एक नॉर्मल सा पार्ट है, ठीक है। और मुख्य रूप से ये हमारी यौन और सुखवादी इच्छाओं पर केंद्रित है, ये भी नहीं हो सकता। सुपर ईगो क्यों होगा? क्योंकि पराअहम तो हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो कि हमारी नैतिक मूल्यों को, हमारे सामाजिक मानदंडों को, हमारे आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सही है। बाकी आप आंसर की फाइनल आंसर की आएगी तो भी चेक कर लेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में तो जो है वो पिछले कल ही शाम को पढ़ा था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। साइकोलॉजी भी समझने वाली आई थी, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आप इसको बोल रहे थे। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो दी थी आपके हॉवर्ड गार्डनर ने। हॉवर्ड गार्डनर ने जो फ्रेम्स ऑफ माइंड इसकी बुक है, जिसको फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो सिद्धांत इसने दिया था वो दिया था 1983। और इसी में इसने बोला था कि बुद्धि का कोई एक सामान्य स्वरूप नहीं होता, बल्कि यह कई स्वतंत्र क्षमताओं का एक समूह है। तो ये बोला था हॉवर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन स्ट्रोमिंग की अवधारणा किसने पेश की? तो भाई कंसेप्ट ऑफ ब्रेन स्ट्रोमिंग तो आपका एलेक्स ओसबोर्न है ना। एलेक्स ओसबोर्न ने 1930 में ब्रेन स्ट्रोमिंग की अवधारणा पेश की थी। देखिए, जो ये आपका ब्रेन स्ट्रोमिंग की अवधारणा है वो एक रचनात्मक तकनीक है, जिसका इसका जो उपयोग है वो समूह में विचारों को उत्पन्न करने, समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कितने बार, जो मैंने नहीं बताया था, इवान पावलोव ने दिया था। तो ये किससे जुड़ा हुआ था? तो जो शास्त्रीय अनुबंधन की जो थ्योरी है, ये आपका देखो जो पुरस्कार और दंड है ना, वो मुख्य रूप से ये भी आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उससे जुड़े हुए थे। तो पुरस्कार और दंड तो यहाँ पे थे ही नहीं। अवलोकन आ गया जी तीसरा। अवलोकन किससे जुड़ा है? आपका सोशल लर्निंग थ्योरी से। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उससे ज़्यादातर अवलोकन जुड़ा है। तो सह संबंध जुड़ा था आपका किससे? तो सह संबंध जुड़ा था आपका, क्योंकि जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसे इवान पावलोव ने दिया था। साथियों, जहाँ पे सीखने की प्रक्रिया को दो उद्दीपकों के बीच सह संबंध, जिसको आप जुड़ाव बोलते हैं, या एसोसिएशन स्थापित किया जाता था। तो दो स्टिमुलसों के बीच, जो दो उद्दीपकों के बीच, जैसे कि भोजन और घंटी, एक स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और एक तटस्थ उद्दीपक घंटी को बार बार एक साथ बार बार जोड़ा जाता था। तो उसी को हम क्या बोलते थे? आपका स्वाभाविक उद्दीपक। इसी को सह संबंध कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वृद्धि के बजाय विकास का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट रेदर देन ग्रोथ? देखिए, आपका मनोविज्ञान का वो कौन सा जो वृद्धि की बजाय विकास का उदाहरण है? ऊंचाई में वृद्धि। देखो, ऊंचाई में वृद्धि ये एक शारीरिक माप है, ये भी एक वृद्धि है। वजन बढ़ना, यह भी एक शारीरिक परिवर्तन है जिसे तोला जा सकता है, ये भी एक वृद्धि हो रही है भाई। आपका सिर की परिधि में वृद्धि, आपका शारीरिक अंगों का आकार बढ़ रहा है, तो ये भी आपकी वृद्धि हो रही है। लेकिन बोलना सीखना, क्या ये एक वृद्धि है? तो समझ लीजिए, देखिए, बाकी सब लोग ये वृद्धि के उदाहरण हैं, लेकिन बोलना आपने सीख लिया, मान लो ये कार्यात्मक क्षमता हो रही है, आप बोल रहे हो तो आप कार्य कर रहे हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी भाषा समझने, उसका जो बोलने की जो क्षमता है उसमें सुधार होता है। उसके जो मानसिक और जो परिपक्वता से ये संबंधित है। और इसको केवल हम शारीरिक माप से नहीं मापेंगे कि बच्चा बोल रहा है, वो उसके विकास का, बोलना सीखना उसके विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी। भाई देखो, समझने वाले क्वेश्चन आए होते सारे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किस प्रक्रिया में नई जानकारी को फिट करने के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करना शामिल है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो है वो कौन सी प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया में नई जानकारी को
जो है वो समाहित करने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव करना होता है। मतलब कि जिसमें नया स्कीमा बनाते हैं, नई जानकारी को मौजूदा जानकारी जब मेल नहीं खाती तो नई समझ को संशोधित करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं आपका एकोमोडेशन, समायोजन। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन में तो एसिमिलेशन भी दिया था। एसिमिलेशन क्या होता है? तो इसमें व्यक्ति नई जानकारी को अपने मौजूदा स्कीमा में बिना किसी बदलाव के फिट करने की कोशिश करता है। कुत्ता काला रंग का है, फिर दूसरा देख लिया उसकी 4 टांगें हैं, वो भी, लेकिन कुत्ता लाल रंग का भी है, तो उसने जो नई जानकारी देखी कि कुत्ता काले रंग का भी हो सकता है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो उसको उसने नई जानकारी, तो उसी को हम आत्मसातकरण बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। लेकिन जो हमने एकोमोडेशन जो है, एकोमोडेशन होता है कि जहाँ पर हम मौजूदा नई जानकारी को समाहित करने के लिए जो है वो नया स्कीमा जोड़ते हैं, है ना। तो याद रखते हैं भाई, क्वेश्चन था कि नई जानकारी को फिट करने के लिए मौजूदा स्कीमा में हम बदलाव करते हैं, तो वो होता है समायोजन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यवहार को प्रबलक द्वारा सुदृढ़ किया जाता है, वो क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथ इफ फॉलोड बाय ए रेनफोर्सर इज नॉन एज। देखिए, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहार को प्रबलक द्वारा सुदृढ़ किया जाता है, तो वो है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया जिसमें किसी व्यवहार को प्रबलक या रेनफोर्सर जिसको आप बोलते हैं उसके द्वारा सुदृढ़ किया जाता है, तो ये सिद्धांत जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो, सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा मुझे इस आंसर के अनुसार लगता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होना चाहिए। बाकी आपके अनुसार आपको कौन सा आंसर सही लगता है, आप भी अपने अनुसार आंसर दे सकते हैं। बिकॉज मेरे पास भी कोई एक्यूरेट आंसर की नहीं है, लेकिन मेरे पास जो अपनी नॉलेज है उसके अनुसार मैं आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें हम विकिपीडिया से मदद लेते हैं जो हमको भी नहीं आती, लेकिन वो जो चीज़ें आती है वो मैं अपने आप ही आपको बता देता हूँ। तो मतलब कि ये वो प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार को प्रबलक द्वारा जिसमें सुदृढ़ करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि गतिबोधक या काइनेस्टिक शिक्षार्थी सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं कैसे? जो भी आपके काइनेस्टिक, आपके गतिबोधक जो शिक्षार्थी होते हैं वो लर्न्स द बेस्ट थ्रू, वो कैसे याद करेंगे, वो कैसे लर्न करते हैं, वो कैसे याद करते हैं, ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे, परीक्षा में काम आने वाले क्वेश्चन थे, और हर एक क्वेश्चन को आपने डिटेल से इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। तमाम बातें परीक्षाओं में काम आने वाली थी। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा, जो आपके काइनेस्टिक शिक्षार्थी होते हैं वो आपके जो सीखते हैं वो हाथों से की जाने वाली गतिविधियों या हरकतों के द्वारा सीखते हैं। क्योंकि काइनेस्टिक शिक्षार्थी वो होते हैं जो पढ़कर या सुनकर सीखने के बजाय चीज़ों को कर छू कर शारीरिक गतिविधियों में शामिल होकर और बेहतर तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के अवधारणा प्राप्ति का मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षण के जो अवधारणा है हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग, ये जो दिया था वो किसने दिया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे जो आया था वो दिया था ब्रूनर साहब ने। इसकी मैंने पहले भी एक बार बात करी थी आपके समक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अवधारणा प्राप्ति मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट जो मॉडल है वो जेरोम ब्रूनर ने अपने सहयोगियों के साथ 1956 में विकसित किया था। आपका शिक्षण का वह चरण जहाँ पाठ योजना बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो शिक्षण का द फेज ऑफ टीचिंग वेयर लेसन प्लानिंग इज डन इज कॉल्ड। तो शिक्षण का वो कौन सा चरण है जहाँ पे पाठ योजना बनाई जाती है? तो वो है आपका प्री एक्टिव चरण। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले। बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बेहतरीन तरीके से आपको सी ऑप्शन जरूर याद रखना है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं वैसे। एक होता है प्री एक्टिव चरण, जहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिक्षक अपनी कक्षा के लिए योजना बनाता है, शिक्षण विधियों का चयन करता है। दूसरा होता है इंटरएक्टिव चरण। दूसरा चरण तो इंटरएक्टिव चरण होता है जहाँ पे शिक्षक वास्तव में कक्षा के छात्रों के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। और एक होता है पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव होता है जहाँ पे शिक्षण के बाद का ये चरण होता है, जहाँ पे शिक्षक इवैल्यूएशन करता है कि छात्र कितना सीख पाए हैं।
अगला क्वेश्चन कि किस अनुसूची में अप्रत्याशित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, तो वो है आपकी परिवर्तनीय अनुपात, वेरिएबल रेशो। देखिए जो मनोविज्ञान है वहाँ पे जो परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची है, वेरिएबल रेशो शेड्यूल है, इसमें आपका जो रिइंफोर्समेंट है वो अप्रत्याशित संख्या में जो अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है उसके बाद किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को नहीं पता होता है कि कितने प्रयासों के बाद उसको प्राइज़ मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे पता, पुनर्बलन का मतलब प्राइज ही होता है एक और से, ठीक है। निश्चित अंतराल तो नहीं हो सकता क्योंकि सुदृढ़ीकरण एक निश्चित समय के बाद दिया जाता है, और निश्चित अनुपात, निश्चित अंतराल, ये तीनों नहीं हो सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन, नकारात्मक पुनर्बलन को दंड से किस प्रकार अलग किया जाता है? जो आपका नेगेटिव जो रिइंफोर्समेंट होती है उसको दंड से हम कैसे अलग करेंगे? क्या नकारात्मक पुनर्बलन व्यवहार को कम करता है, दंड इसे बढ़ाता है? ये तो नहीं होगा, ठीक है। नकारात्मक पुनर्बलन एक उद्दीपक को जोड़ता है, दंड एक उद्दीपक को हटाता है, ये भी नहीं हो सकता। देखिए ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के संदर्भ में नकारात्मक पुनर्बलन और दंड के बीच का जो अंतर होता है, वो नकारात्मक पुनर्बलन एक अप्रिय उद्दीपक को हटाकर व्यवहार को मजबूत करता है। जी हाँ, ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि जो नकारात्मक पुनर्बलन है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ाना है, उसे मजबूत करना है। उसकी जो अप्रिय और जो प्रतिकूल उद्दीपक है उसको हटाकर उसको बचकर किया जाता है। और दंड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अवांछित व्यवहार को की जो आवृत्ति उसको कम करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसलिए सही है क्योंकि स्पष्ट रूप से बता रहा है कि नकारात्मक पुनर्बलन एक अप्रिय उद्दीपक को, जो अप्रिय उद्दीपक होगा उसको जो है वो क्या हटाकर व्यवहार को जो है वो मजबूत करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है, बाकी ये सब ऑप्शन यहाँ पे मुझे गलत प्रतीत नज़र आ रहे हैं। तो ये तो लट्टू क्वेश्चन दे दिया था भाई इस बार। लट्टू क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को सही क्रम में आपको बताना था। तो सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर मूर्त संक्रियात्मक बोले तो कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। तो संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तब आपने बोला कि पेपर टफ था, अब पता नहीं क्या टफ था, सोचने वाले क्वेश्चन थे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि साइकोलॉजी में 20 नंबर तो आराम से बनने थे अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया होता। सेम क्वेश्चन मैंने 10 बार बोला था आपको कि मैस्लो के द्वारा दिया गया हायरार्की ऑफ नीड्स। अब आप खुद बोलो कि बोला था कि नहीं बोला था। हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो ने दी थी, उसका सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो हायरार्की ऑफ नीड्स का जो सबसे लो लेवल है, सबसे जो निचला स्तर है वो कौन सा है? तो वो है आपका शारीरिक आवश्यकताएं, साइकोलॉजिकल नीड्स। पहले साइकोलॉजिकल नीड्स आता था, फिर आपका सुरक्षा की आवश्यकता है, फिर सेफ्टी नीड्स है। मैंने बोला था 5, ऐसे मैंने वो भी बनाया था, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है, आप इसका फॉर्मूला था आपका PS²। आपका इसमें था आपका साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स और आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सबसे ऊपर की जो नीड्स है वो थी आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन रिपीट करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग एबिलिटीज। देखिए आपका जो अपसारी चिंतन की क्षमता नहीं है वो क्या नहीं है? तो अपसारी चिंतन की जो क्षमता नहीं है निम्नलिखित में से वो क्या नहीं है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो साथियों यहाँ पे जो सटीकता है, देखो प्रवाह है, ये भी निश्चित समय से अधिक विचार तक उत्पन्न करने की एक क्षमता है, ये भी एक अपसारी। तो अपसारी चिंतन का मतलब होता क्या है भाई? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अपसारी चिंतन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसका मतलब होता है कि एक ही समस्या को कई संभावित समाधान और उसके विचार को उत्पन्न करना। तो प्रभा में भी एक निश्चित समय से अधिक विचार उत्पन्न करने की क्षमता होती है। फ्लेक्सिबिलिटी वही है, अलग अलग दृष्टिकोणों से सोचने और विचारों की विविधता लाने की क्षमता। ओरिजिनलिटी मौलिकता, ऐसे विचार जो प्रस्तुत करना जो अनोखे और नए और असामान्य हो। तो लेकिन जो सटीकता होती है उसमें हम जो है वो क्या है कि इसमें हम आमतौर पर अभिसारी चिंतन का हम हिस्सा इसको मानते हैं। ये अपसारी चिंतन का हिस्सा नहीं है। अभिसारी होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, लेकिन ये प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता ये अपसारी है। लेकिन जो आपका सटीकता है वो आपका, क्योंकि जहाँ एक सही और सटीक उत्तर ध्यान में केंद्रित किया जाता है वो हमारा क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, अभिसारी चिंतन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नियंत्रण प्रक्रिया सूचना को आपका समूहितकृत करके अल्पकालिक
अल्पकालिक स्मृति की क्षमता का विस्तार करती है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और मैं मानता हूँ कि बेहतरीन क्वेश्चन है कि विच कंट्रोल प्रोसेस एक्सपेंड्स द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी बाय ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर मुझे यहाँ पे लग रहा है वो क्या आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा? तो देखिए, ऐसी नियंत्रण प्रक्रिया जिसमें सूचना को समूहीकृत और अल्पकालिक स्मृति की क्षमता का यहाँ पे विस्तार करती है, तो ये खंडियन विधि है। तो खंडियन विधि मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों को एक बड़े सार्थक समूह में बदल दिया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार बौद्धिक लक्षणों के 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो कि दिया था जेपी गिलफोर्ड ने, तो इसके अनुसार संचालन, विषय वस्तु और उत्पाद, ये तीन जो है आपका तीन जो है आपका संचालन हो गया, आपका ऑपरेशंस हो गया, आपका विषय वस्तु हो गया और उत्पाद, ये तीनों ही आपके बुद्धि संरचना मॉडल के एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी जिसको एसओआई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण किस प्रकार का है? तो भाई कितने बार पढ़ाया था आपको? तो ये जो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टैक्स परीक्षण है वो आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध बोबोडॉल प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन तो पता नहीं मैंने कितने बार यूट्यूब में पढ़ा दिया है कि बोबोडॉल जो प्रयोग है वो जो किया है वो कौन करता था? तो बोबोडॉल जो प्रयोग करता था वो करता था अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1961 में इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने ये प्रयोग किया था बोबोडॉल पर और इन्होंने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन है कि रोहित का मानना है कि वो नियमित अभ्यास के माध्यम से कठिन गणित समस्याओं को हल करने में सक्षम है। यह विश्वास उसकी किस विशेषता को दर्शाता है? देखिए, रोहित को विश्वास है कि वो नियमित अभ्यास करेगा के माध्यम से वो कठिन गणित की जो समस्या है उसको हल करने में सक्षम हो जाता है। तो आपका ये विश्वास उसकी किस विशेषता को दर्शाता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना। तो उसकी सेल्फ एफिशिएंसी है, आपका उसका जो व्यक्ति का जो स्वयं के जो उन कौशलों और क्षमताओं में उसको विश्वास है कि वो जो है वो जो गणित के जो कठिन क्वेश्चन है उनको हल कर लेगा, सफलतापूर्वक हल कर लेगा, तो उसकी आत्म सक्षमता है। तो तमाम साथियों को आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।